पहले भी बहुत बातें लिख रही थी, लेकिन 4-5 सूत्र रूप में बातें लेखकों की भूमिका को लेकर ही करें। जैसे सबसे बड़ी भूमिका हमारे सामने है धर्म को घृणा मुक्त करना। वो क्या रहा है कि हम धर्म से घृणा करने लगे, लोग धर्म से घृणा नहीं करते। तो जब हम धर्म से ही घृणा करेंगे तो धर्म से को घृणा मुक्त करने की जो कोई कार्रवाई, कोई उपक्रम होना चाहिए, वो कहाँ कर पाएंगे फिर? वो नहीं, जबकि जरूरत आज इस बात की, क्योंकि दुनिया के जितने सारे धर्म हैं उनकी विडंबना ये है, कोई धर्म यह नहीं करता कि मैं नफरत फैलाने के लिए हूँ। सब में प्रेम और करुणा की बात कही जाती है, लेकिन व्यवहार में सभी धर्म नफरत फैलाते। कम से कम विधर्मियों से नफरत करो, अपने से नफरत, काफिरों से नफरत, विधर्मियों से नफरत, मतलब ये नफरत को ही मुख्य आधार बनाया जाता है। और हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है इस अर्थ में कि सभी धर्म अपने से बाहर के लोगों के प्रति घृणा को आधार बनाते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने के भीतर भी वर्णाश्रम व्यवस्था में कैटेगरी बनाकर, श्रेणी बनाकर लोगों से नफरत करने का प्रचार करता है, धर्म आता है। ये और कहीं नहीं है। दलितों से नफरत करो, स्त्रियों से नफरत तो है सभी धर्मों में, लेकिन जातियों के आधार पर ये हमारी जो खास विशेषता हिंदू धर्म की है कि नफरत इनका जो है 2 स्तर पर है, धर्म के बाहर के लोगों से। तो लेखक की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि इस नफरत को पहचानना, इनके कारणों को ढूंढना और इस चुनौती को सामने रखते हुए कैसे इसे कम किया जाए। धर्म के आधुनिकीकरण के संदर्भ में धर्म को आधुनिक मानवीय विवेक से जोड़ने के जो उपक्रम होते हैं, जिन्हें धर्म सुधार सामान्यतः कहा जाता है, जो भी कहा जाए, उसमें अपनी भूमिका खोजना और उसे करना और उसे लिखने के माध्यम, और किसी माध्यम से नहीं हो तो रचना, जो उनके अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो गीत गाते हैं, जो नाटक करते हैं, जो लिखते हैं, अपने उस माध्यम से उसको व्यक्त करना। दूसरी जो बड़ी चुनौती है जो इस समय पूरी दुनिया में आई आगे, कि धर्म ने संस्कृति को लगभग निगल दिया है। वो संस्कृति को अपना प्राय मानती है कि संस्कृति उससे अलग कुछ नहीं, जो बिल्कुल नहीं। इतिहास और परंपरा बातें अलग अलग तरह से कल भी और आज भी बहुत सारी बातें कही, सांस्कृतिक परंपरा की और तमाम चीजों की। तो संस्कृति को धर्म से अलग करते हुए उसकी जो भूमिका है, संस्कृति के निर्माण ही होता है समुदायों के मिलने से, धर्म का निर्माण होता है समुदायों के अलग होने से। धर्म अलगाव पैदा करता है कि हम इससे अलग हैं, लेकिन संस्कृति पैदा ही तब होती है जब दूसरे अलग लोग, अलग भाषा के, अलग नस्ल के लोग जब आपस में मिलते हैं। हमारे ही देश में जब आर्यों की संस्कृति नहीं थी, आर्यों का जो धर्म का जो भी पहचान थी, वो जब अनार्यों से पहचान मिलती है, जब चौथा वेद बनता है, धर्मवेद, जिसमें अनाद ज्ञान को संग्रहित किया जाता है, तो वहां से एक सामाजिक कंपोजिट कल्चर की शुरुआत है। संस्कृति हमेशा ही दुनिया में जब भी बनी है तो इंट्रैक्शन, अलगाव से, एक आपसी मेल जोल से, इस मेल जोल को बढ़ावा देना, इसे आगे ले जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां आप तोड़ते हैं समाज को और जहां आंतरिक रूप से तोड़ देते हैं, तो और ज्यादा वहां पर कट्टरता पैदा होती है। अभी आप देखिए कि इंडियन सब कल्चर में सबसे ज्यादा कट्टरता जिस इलाके में है, पख्तून इलाका, उसका सबसे बड़ा दुख क्या है कि एक ऐसा बॉर्डर उसके भीतर बना दिया गया है जो जिसको उभरने के लिए तैयार नहीं है। बॉर्डर के इस तरफ यानी पाकिस्तान में भी पोस्तो लोग हैं, पख्तून है, और बॉर्डर के उस तरफ अफगानिस्तान में भी। ये बॉर्डर अंग्रेजों का बनाया हुआ है, डूरन लाइन, और उस लाइन ने क्या किया कि एक पूरी जाति को, एक पूरे समाज को इतना ज्यादा कट्टर बना दिया विभाजन में। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है, जब हम जोड़ते हैं तो उदारता पैदा होती है, संस्कृति पैदा होती है। संस्कृति का तो हमेशा निर्माण ही इसी तरह से हुआ है। इस्लाम हमारे देश में बहुत बार आया है, लेकिन संस्कृति में उसके जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखिए। हम अच्छा से अच्छा कपड़ा बनाते थे, लेकिन सिलकर नहीं पहनते थे। और आज भी हमारे देश में जो सिलाई करने वाले लोग हैं, उसमें थोड़े हिंदू होंगे, लेकिन प्रतिशत उसमें ज्यादा मुसलमान लोगों का है।
बहुत सारे ऐसे धंधों के माध्यम से ये पहचान सकते हैं कि वो संस्कृति कंट्रीब्यूशन की तरफ सामने आया। तो संस्कृति के विकास में, कपड़े पहनावे के विकास में, तमाम चीजों के विकास में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न भाषाभाषी लोगों की जो भूमिका है उसको पहचानना चाहिए। संस्कृति हमेशा जोड़ती, संस्कृति जोड़ने से बनती ही है, जोड़े बगैर बनी नहीं सकती। जब दो सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, टकराहट से मिले या प्रेम से, तब संस्कृति बनती है, हमेशा का ही रहा है। तो संस्कृति एक बहुत बड़ा ये है, इस भूमिका को पहचानना, इसे आंदोलन के रूप में विकसित करना, यह भी लेखक की भूमिका है। और मुझे थोड़ी खुशी हो रही है यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ ठीक से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को विकसित करने का उपक्रम कई स्तर पर हो रहा है। यहाँ आदिवासी भी हैं, हिंदू मुसलमान तो है ही, आदिवासी तो कई तरह के लोगों को मिलकर जो एक छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति बनती है। तो जाहिर है कि उस संस्कृति को जितना ज्यादा आप गहरा रूप देंगे, कट्टरता उतनी ही कम होती चली जाएगी, धार्मिक कट्टरता उतनी ही घटेगी। और ये काम शायद यहाँ लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे लोग, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो स्वागत योग्य है। और ये इस बुक में लेखक की एक बड़ी भूमिका बनती है। तीसरी बात है, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि प्रेम की भूमिका का विस्तार एक ही कल्प में घृणा को नियंत्रित करने के लिए, उस पर काफी लोग बोल चुके हैं। अभी आशुतोष जी ने प्रेम को लेकर और उसके विविध स्वरूप को लेकर और साहित्य में प्रेम किस रचनाकार पे अलग अलग चूंकि वर्ग की बात कर ही रही थी पहले वंदना जी, तो उसको बहुत विस्तार से बताया कि अलग अलग वर्गों और विचारों के लोगों ने कि हम यह भूमिका भी किस रूप में आई है, कबीर और तुलसी को लेकर बहुत बातें कही, तो वो है, वह भी एक भूमिका जो घृणा के संदर्भ में ही उस बात को चौथी बात के रूप में आगे एक रेखांकित करना चाहूंगा, जो सिर्फ लेखकीय दायित्व तो सबसे बड़ा होता है, वो है घृणा के स्रोतों को उद्घाटित करना और उसके निहितार्थ को रेखांकित करना। स्रोत उसके जितने हैं, जैसे डर एक स्रोत है, धर्म के की कट्टरता एक स्रोत, बहुत जितने सारे स्रोत हैं जहां से घृणा फैलती है, उनको उद्घाटित करना, बताना, और फिर उस रूप में उसका निहितार्थ क्या है, क्यों घृणा फैला रहे हैं, उस निहितार्थ को लोगों को बताना। क्योंकि नए समय में ये चुनौती अलग तरह से आ गई है। तो क्या है कि धर्म अपनी तरह से जब काम करता होता है तब भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, शायद ही कोई करे, क्योंकि उसका समय खत्म हो गया और कोई बात नहीं है, बाजार का समय आ गया। बाजार चाहे जितना बड़ा करे वो सब आपको अच्छा लगता है अभी, क्योंकि उसका समय है। धर्म का भी एक समय था मध्य युग में, तो वो नहीं भी लगता है कोई करे तो। लेकिन धर्म के साथ जब राजनीति जुड़ जाती है तो वो खैर कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, बुरा ही बुरा करते। तो राजनीतिक विफलताओं को, अपनी तमाम तरह की राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए जब धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो कौन सी विफलता है जिसके कारण कौन सी कार्रवाई हुई है, ये बताना रचनाकारों की एक भूमिका है। मैं कल कविता नहीं पढ़ पाया था, तो आज भाषण के भीतर में कविता पढ़ दूंगा कि घृणा को फैलाने के पीछे कौन सी विफलताएं हैं जो हत्या तक आपको ले जाती है, लोगों को ले जा रही है। इस पर क्योंकि वह जुड़ा था, आखिर मैं उसको पढ़ दूंगा, अपनी बातें और समाप्त कर दूंगा। मैं सिर्फ एक ही चीज छोड़ रहा हूँ, ये 4-5 बातें जो कही है, इसका सब उदाहरण दिया जब तक देकर अगर मैं कह पाता तो शायद आपका कुछ समय बर्बाद करता, लेकिन बात हो तो पहले कह दी गई। उदाहरण किशन जो है, हमारे मित्रों ने जो बातें कही है, उनमें वो सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं और उसके आधार पर माना जा सकता है कि घृणा से मुक्ति के उपक्रम क्या होगा। संस्कृति को अलग पहचान देने, संस्कृति की पहचान देने, लेकिन संस्कृति की वास्तविक पहचान को वापस लाने, क्योंकि संस्कृति को पूरी तरह से सांप्रदायिक बना दिया गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि संस्कृति का वो सचमुच हो, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक संप्रदाय को सामने कर देते, यहाँ संस्कृति की पहचान ही गलत कर दी गई। तो सांप्रदायिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को फर्क करना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो अच्छी चीज है, क्योंकि संस्कृति में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है, हमारे पूरे देश में रहने वाले, हमारी एक राष्ट्रीय संस्कृति है। तो संस्कृति तो होगा, राष्ट्रवाद में उसकी भूमिका रहती है और भारत में और ज्यादा है।
क्योंकि हमारी भाषाई राष्ट्रवाद नहीं हो सकता पश्चिम की तरह, लिंग्विस्टिक कंसर्न नहीं है, एक भाषा का देश नहीं है, कितनी भाषाएं हैं यहाँ पर। इसी तरह से एक राष्ट्रवाद नहीं हो, एक कबीले का देश नहीं है, एक प्रजाति नहीं है। तो है क्या, कौन सी चीज भारत को जोड़ती है? वो संस्कृति, जो सबसे ज्यादा जोड़ने वाली चीज है, उसको रिड्यूस कर दिया इन्होंने सांप्रदायिक राष्ट्र। तो ये बताने की जरूरत है कि ये जो जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो असल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है। असल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये इनका सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है। ये शब्द संस्कृति का नहीं है, और संस्कृति और सांप्रदायिकता के इस चालाकी पर तो प्रेमचंद लिख चुके हैं, तो मैं उसको विस्तार से बताने की जरूरत ही नहीं है, वो बता चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक कविता ही पढ़ देता हूँ, क्योंकि उसका सीधा इससे संबंधित बन जाता है। क्योंकि वह जुनैद था। तमाम विफलताएं हैं जो इस तरह की हत्या करने के लिए कैसे मजबूर करती है, उन विफलताओं को खोलना रचना का काम होता है। चलती ट्रेन के खचाखच बड़े डब्बे में चाकुओं से कूद कर मार दिया गया, क्योंकि वह जुनैद था। कोई और होता तो नहीं मारा। झगड़े भले बैठने की जगह के लिए हुआ हो, झगड़ा भले बैठने की जगह के लिए हुआ हो, लेकिन वह मारा गया क्योंकि वह जुनैद था। न उसके पास कोई गाय थी, न ही फ्रिज में मांस का कोई टुकड़ा, फिर भी मारा गया क्योंकि वह जुनैद था। सारे तमाशबीन डरे हुए नहीं थे, लेकिन चुप सब थे क्योंकि वह जुनैद था। 1.5 करोड़ लोगों की रोजी छीन गई थी, पर लोग नौकरी नहीं जुनैद को तलाश रहे थे। देखिए उसके पहले हुआ है नोटबंदी के बाद की घटना है। 1.5 करोड़ लोगों की रोजी छीन गई थी और लोग नौकरी नहीं जुनैद को तलाश रहे थे। नए नोट छापने के खर्च बराबर भी काला धन नहीं आया था। लोग गुम हो गए, पैसे नहीं जुनैद को खोज रहे थे। सबको समझा दिया गया था, बस तुम जुनैद को मारो। नौकरी नहीं मिली, जुनैद को मारो। खाना नहीं खाया, जुनैद को मारो। वायदा झूठा निकला, 14 करोड़ बैंक में आएंगे, 14 लाख आएंगे खाते में, वायदा झूठा निकला, जुनैद को मारो। माल्या भाग गया, जुनैद को मारो। अडानी ने शांति ग्राम बसाया, जुनैद को मारो, जुनैद को मारो, जुनैद को मारो। सारी समस्याओं का रामबाण समाधान था, जुनैद को मारो। ज्ञान के सारे दरवाजों को बंद करने पर भी जब मनुष्य का विवेक नहीं मारा, तब उन्होंने उन्माद के दरवाजों को चौड़ा किया, जुनैद को मारो, जुनैद को मारो। तो मैंने अभी थोड़ी सी पेशगी भी है और एक शॉर्टकट भी है। पेशगी इस हफ्ते की अपनी कविता पढ़ के ये बात कर रहा हूँ, लेकिन कविता शॉर्टकट ये है कि इसी के माध्यम से मेरी बात पूरी हो जाती है। तो क्या है कि सिर्फ एक हत्या हुई है, और ऐसी जितनी भी हत्या हुई उसके पीछे में एक बड़ा निहितार्थ काम करता है। इस तरह से शासक और सत्ताधारी समूह अपनी तमाम तरह की विफलताओं को छुपाने के लिए आपको उन्मादी और हत्यारा बना रहा है। इस बात को सव्याख्या बताने का काम भी लेखक की भूमिका में शामिल है। तो लेखक की यही कुछ भूमिकाएं हैं, अंतिम रूप से नहीं, अंतिम रूप से कुछ और बातें भी होंगी, बहुत सारे लोग इसमें और चीज जोड़ेंगे, और इन भूमिकाओं की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, चीजों की जरूरत है। और यही कारण है कि लेखक अगर सचमुच अपनी इस भूमिका को निभाता है तो उसकी आवाज चाहे जितनी छोटी हो, चाहे जितनी कम दूर तक पहुंचती हो, लेकिन उसके भीतर अंतर्निहित जो सत्य होता है उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और किसी भी झूठ से, किसी भी सत्ता से ज्यादा बड़ी ताकत सत्य की होती है। उस सत्य को सामने लाना लेखक का काम है, लेखक की भूमिका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।